बच्चों, मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 12 लेखाशास्त्र के वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, नए साझेदार के प्रवेश पर जो समायोजन चल रहा था, उस कड़ी में आज का जो प्रकरण है वह नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण है। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल आप बोर्ड पर भी देख रहे होंगे। तो यह क्या है, कैसे है, आइए इस विवरण को पहले हम पढ़ लें। कभी कभी बच्चों प्रश्न में नए साझेदार की पूंजी जो होती है वह स्पष्ट रूप से नहीं दी होती है। ठीक है, तो वह और कहा जाता है, प्रश्न में कहा जाता है कि नया साझेदार आनुपातिक पूंजी लाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या समझेंगे, इसका ये अर्थ हो जाता है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर अपने हिस्से की पूंजी लाएगा। ये इसका सीधा सा अर्थ बनता है। ठीक है, तो नए साझेदार की पूंजी की गणना हम निम्नलिखित 3 चरणों में करेंगे। ठीक है, आप बोर्ड पर इसी बात को देख रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टेप 1 को जानें। ठीक है, तो स्टेप 1 आप बोर्ड पर देखें क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेप है कि पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करना, यानी सबसे पहले हम पुराने साझेदारों की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने कुछ वहाँ लिखा हुआ है, आप उसको देखिए। ठीक, तो आइए उसको हम पढ़ लेते हैं। बच्चों, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया है या किस तरीके से निकलेगा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए उसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग कैपिटल हम लिख लेंगे पुराने साझेदारों की एक एक करके, और उसमें जोड़ेंगे कोई रिजर्व या कोई अवितरित लाभ है वो जोड़ देंगे, और रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है उसको हम देख लेंगे। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे और नुकसान हुआ है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद गुडविल में जो हिस्सा है वह ऐड कर देंगे। जो नया साझेदार गुडविल लाया है या लाएगा वह हिस्सा इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट अगर है जिससे पुराने साझेदारों की पूंजी घटती अथवा बढ़ती हो तो उसको भी हम यहाँ ऐड या लेस करेंगे। अगर कोई ऐसा मद है जिससे पूंजी बढ़ रही है तो ऐड करेंगे, और यदि घटाने वाली चीज़ें हैं तो घटेंगे। उसके बाद अगर कोई पहले से ओल्ड गुडविल है तो उसको राइट ऑफ किया जाता है, उसको भी हम घटा देंगे, यानी ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ घट जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो शेष आएगा वह एडजस्टेड कैपिटल का शेष होगा। ठीक है बच्चों, तो इस पहले स्टेप को हमने पूरा किया। अब दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? दूसरा स्टेप है पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। नई पूंजी, फर्म की पूंजी हम निकालेंगे, नई पूंजी। इसको कैसे निकाला जाएगा आप देख रहे हैं। फर्म्स न्यू कैपिटल इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अपॉन 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, आप जो है एडजस्टेड कैपिटल का जो टोटल आएगा आप उसको रख लीजिए, उसमें 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर के हिस्से को घटा करके भाग दे दीजिए, जो आएगा वो फर्म की नई पूंजी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने 2 स्टेप पूरा किया। अब तीसरे स्टेप पर नए साझेदार की हम पूंजी निकाल लेंगे, यानी नए साझेदार की अनुपातिक पूंजी ज्ञात करना। तो ये कैसे होगा, आप देख रहे हैं फर्म के न्यू कैपिटल में गुणा किया जा रहा है न्यू पार्टनर के शेयर का, यानी स्टेप 2 में जो फिगर आई है कैलकुलेट करने के बाद उसी में नए साझेदार के हिस्से का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो आएगा वही नया साझेदार की पूंजी होगी। नए साझेदार को वही पूंजी लानी होती है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण, इसको हम लोगों ने इस 3 चरणों में पूरा किया। ठीक है, अब आइए इसके बाद का जो अगला और अंतिम टॉपिक है, इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक है, वह है पुराने साझेदारों की पूंजियों का समायोजन। कभी कभी प्रश्न में कहता है कि सभी साझेदारों की पूंजी जो है समायोजित कर दी जाए उनके लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर।
ठीक, जब प्रश्न में ऐसा कहता है तब हम ये समझते हैं कि पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है, जो कि निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। आइए अब इस टॉपिक को देखें। बच्चों, अंतिम टॉपिक जो कि पुराने साझेदारों की पूंजियों का समायोजन है, वह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आइए उसको हम देखें और पढ़ें। बच्चों, इसके लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। नंबर 1 है कि नए साझेदार की पूंजी और उसके हिस्से की सहायता से फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। ठीक है, फर्म की सबसे पहले फर्म की कुल टोटल कैपिटल कितनी होगी वह निकालना है। ठीक है, वो पूंजी नई होगी और कैसे निकलेगा आप देख रहे हैं सूत्र में कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन हिज शेयर, बटे में हिज शेयर। नए साझेदार कितना पूंजी लाया है उसमें उसके हिस्से से हम भाग कर देते हैं, जो फिगर आती है, जो वैल्यू आता है, वही फर्म की पूंजी मान ली जाती है। ठीक है, अब स्टेप 2 पे क्या करेंगे, अब सभी साझेदारों की नई पूंजी फिक्स करेंगे, निर्धारित करेंगे। तो फर्म की टोटल कैपिटल आ ही चुकी है, उसमें नए हिस्सों से हम गुणा कर लेंगे और सभी साझेदारों की नई पूंजी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, नए साझेदार का तो डिसाइड है ही और पुराने वालों का करना है, तो नए शेयर से हम गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 स्टेप हमारा पूर्ण हो गया। अब तीसरा स्टेप हम लोग देखेंगे। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है बच्चों पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करना। ये तो अभी हम पिछले टॉपिक में भी कर रहे थे। तो जैसे पिछले टॉपिक में समायोजित पूंजी निकाला जाता है उसी तरीके से यहाँ भी निकाला जाएगा। इसको दोबारा यहाँ पर समझने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ समझ चुके हैं। और उसी विधि से हम पुराने साझेदारों की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने 3 स्टेप पूरा किया। अब है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या करना है कि सरप्लस अथवा डेफिशिएंसी ज्ञात करना। सरप्लस का मतलब आधिक्य, डेफिशिएंसी का मतलब न्यूनता ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात होगा? ठीक है, ये कैसे ज्ञात होगा आइए देखते हैं। देखिए, सरप्लस का फॉर्मूला है कि एडजस्टेड जो ओल्ड कैपिटल है, जो हमने अभी तीसरे स्टेप में प्राप्त किया है, उसमें से जो नई पूंजी हमने डिसाइड की है और स्टेप नंबर 2 में, उसको घटा देंगे। ठीक है, अगर यह घटाने पर फिगर धनात्मक आता है, मतलब 3 नंबर की फिगर बड़ी है और 2 नंबर की फिगर बड़ी छोटी है, तो हम इसे सरप्लस कहेंगे। और यदि विपरीत परिस्थिति है तो यह न्यूनता यानी डेफिशिएंसी कही जाएगी। ठीक है, तो हमने ये 4 स्टेप पूरा कर लिया। ठीक है बच्चों, अब 5वां स्टेप क्या है? जब हमने यह निकाल लिया कि किसी साझेदार की पूंजी सरप्लस में है या फिर डेफिशिएंसी में है, तो अब उसका समायोजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5वां हमारा स्टेप है सरप्लस अथवा डेफिशिएंसी का समायोजन। इसका समायोजन बच्चों 2 तरीके से किया जाता है। पहला है नकद के माध्यम से, ठीक है, बाय कैश, और दूसरा है चालू खाते के माध्यम से, करंट अकाउंट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के माध्यम से हम करते हैं। और यदि प्रश्न में कुछ न बोले तो हमें नगद के माध्यम से करना चाहिए, और प्रश्न में यदि स्पष्ट रूप से कहे कि नहीं चालू खाते के माध्यम से आप समायोजन करिए, तो प्रश्न के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखें कि इन समायोजन करने में कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले सरप्लस का हम समायोजन करेंगे और नकदी के माध्यम से करेंगे। आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सरप्लस का मतलब क्या है कि इस समय उसकी समायोजित पूंजी ज़्यादा है तो उसे ले जाना है। तो पूंजी ले जाने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक जैसी स्थिति है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नरेशन आप देख ही रहे हैं, एक्सेस कैपिटल विड्रॉल। ओके,
अब इसकी विपरीत परिस्थिति अगर हो तब क्या होगा, यानी डेफिशिएंसी हो, क्या होगा, तो डेफिशिएंसी के लिए कैश या बैंक डेबिट होगा क्योंकि वो पैसा लेकर आ रहा है, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दी जाएगी। तो 2 परिस्थिति बच्चों हो गई, सरप्लस और डेफिशिएंसी दोनों की 2 एंट्री हो गई। अब यदि प्रश्न में आपको ये कहे कि सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी का समायोजन नगद से नहीं बल्कि चालू खाते से करना है तो क्या होगा? बच्चों एंट्री तो वैसे ही होगी, बस जहां आप कैश और बैंक देख रहे हैं, ठीक है, जहां आप कैश बैंक देख रहे हैं वहां चालू खाते का प्रयोग कर दीजिए, करंट अकाउंट लिख दीजिए, आपकी एंट्री तैयार है, ठीक है ना। जहाँ दोनों ही परिस्थितियों में जहां जहां कैश या बैंक है उसको हटा करके करंट अकाउंट लिख दीजिए, बस चालू खाते का समायोजन आपका तैयार हो जाएगा। और ये टॉपिक आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, समझ लिए आप। एक खास बात और है जो आप नोट में यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहली बात लिखा है कि प्रश्न में कुछ न कहा गया हो तो सरप्लस अथवा डेफिशिएंसी का समायोजन नगद से करना चाहिए, पहले भी बताएं, यहाँ लिख भी दिया हमने। और दूसरी बात, चालू खाते से जब समायोजन होगा तो इसका कुछ शेष आएगा, अगर चालू खाता डेबिट हुआ है तो उसका डेबिट शेष होगा, और चालू खाता अगर क्रेडिट हुआ है, करंट अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट शेष आएगा, ठीक है। तो अभी उसमें अगर क्रेडिट शेष है चालू खाते का तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और यदि डेबिट शेष है तो उसे हम संपत्ति पक्ष यानी एसेट साइड में शो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक हमारा आज का अंतिम टॉपिक था, और ये टॉपिक आज यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब इसके आगे जो हम वीडियो बनाएंगे बच्चों, तो उस वीडियो में हम साझेदारी के पूर्ण क्वेश्चन लेकर के 1-2 क्वेश्चन हल कराएंगे आपको, जिसमें नए साझेदार की पूंजी का समायोजन हो एक क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें पुराने साझेदार की पूंजियों का भी समायोजन हो। यानी पूंजी के समायोजन पर हम 2 प्रश्न आपको कराने वाले हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, धन्यवाद।